गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो देखिए गाइस, हमने अब तक का जो प्रोसेस था, किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग क्या है, वो हमने इतना डीप में नहीं पढ़ा था जितना कि आज हम उसकी प्रोसेस को डीप में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि क्या होती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसका मतलब अकाउंटिंग करने के वो स्टेप्स जिनसे हम अकाउंटिंग करते हैं कि वन हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग करते हैं, और ये जो स्टेप्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं। पहला स्टेप किया, उसके बाद जब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे गए। ऐसे ऐसे करते हुए हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप हैं, और 5 स्टेप में ये अकाउंटिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि पहला स्टेप हमारा कौन सा है। पहला स्टेप हमारा बनता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स आप आगे पीछे नहीं कर सकते, वो एक सीक्वेंस होती है, आपको उसी सीक्वेंस में उसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जो पहला स्टेप है वो बाद में करें या फिर बीच का स्टेप पहले कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रोसेस जो है वो एक सीक्वेंस होती है और हमें नंबर वाइज ही उस स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो बिजनेस में ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? मॉनेटरी टर्म्स में वो ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं। अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में है तो ही उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में होगी, वरना उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में नहीं होगी। तो इसलिए हमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन में से, सभी तरह की ट्रांजैक्शन में से हमें कौन सी चूज़ करनी पड़ती है? जो कि मॉनेटरी टर्म्स में दी जाती है। अब मॉनेटरी टर्म्स में होने का मतलब ये है कि उसको मॉनेटरी टर्म्स में या मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकें। जैसे मान लिया कि एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, अगर हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है तो उसको हम क्या नहीं कर सकते? कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। अब हमें पता है कि वो 1 किलो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस 1 किलो की वैल्यू क्या है, उसकी मनी मेजरमेंट क्या है, तो इसलिए हम उसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि सिर्फ जो मॉनेटरी मेजरमेंट है वही क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में से छांटेंगे कि कौन सी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। अब मॉनेटरी टर्म्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई वाउचर भी होगा। वाउचर का मतलब है कि जब भी आपने वो चीज़ परचेज की थी या सेल की थी या कहीं से भी लिया था तो उसका एक बिल होता है, उसका एक वाउचर होता है, उसका एक प्रूफ या एविडेंस होता है। अब उस एविडेंस की वजह से ही क्या होता है, हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है वो एक ट्रू रिपोर्ट हमें देता है। क्यों देता है? क्योंकि उस वाउचर पे एक नंबर लिखा होता है। अब उस वाउचर पे जो नंबर लिखा होता है उसका कहने का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है ये इस तारीख में खरीदी गई थी और इस पर्पज़ के लिए खरीदी गई थी, और किसने इसको खरीदा था या किसने इसको बेचा था। तो पक्का प्रूफ हो गया हमारे पास। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में हमने पढ़ा था ये कि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, तो हम वो वाउचर बनाते हैं। वाउचर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम आगे उसको रिकॉर्ड कर सके। पहले तक तो हमने क्या किया था? सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को आइडेंटिफाई किया था, हमने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई किया है कि कौन सी मॉनेटरी टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा वाउचर्स आता है कि हमें वो बिल तैयार करने पड़ेंगे, वो वाउचर्स तैयार करने पड़ेंगे, इनवॉइस या कैश मेमो तैयार करने पड़ेंगे, जिनकी हेल्प से हम आगे की एंट्रीज कर सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लिया कि आप किसी दुकान पे जाते हैं। अब वो दुकान वाला अगर आप सामान लेते हो तो उसका पक्का बिल बनाता है कि आपने इतने रुपए का ये सामान लिया है, दूसरा आइटम आपका इतने रुपए का है, तीसरा इतने रुपए का है। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप क्या करते हो? उस वाउचर को दिखाओगे, उस बिल को दिखाओगे। ठीक है, अगर आपके पास बिल नहीं है तो वो जो दुकानदार है वो इनकार भी कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास पक्का प्रूफ नहीं है तो आप उस पर किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सकते अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी जाता है तो। ठीक है, तो इसलिए वाउचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट आते हैं। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट
जो वाउचर्स हम तैयार करते हैं उनमें हमारी हेल्प करते हैं। वाउचर्स में एक नंबर होता है, नंबर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। अब थर्ड स्टेप देखिए, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब हमें क्या करना है कि जो ओरिजिनल एंट्री की बुक्स हैं उनमें रिकॉर्डिंग करनी है। अब ओरिजिनल एंट्रीज हमने पढ़ी थी कि जो हमारी कैश बुक है, ठीक है, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, जर्नल है, ये हमारी ओरिजिनल एंट्रीज की बुक होती हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। अब जो वाउचर थे, वाउचर की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जर्नल एंट्रीज जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे के स्टेप्स उसके बाद ही किए जाएंगे। अब एक चीज़ और बताई गई थी, अगर कोई छोटी संस्था है तो उसमें ट्रांजैक्शंस कम होंगी। अब ट्रांजैक्शंस कम होंगी तो हम सिर्फ एक ही बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, जर्नल बुक, ठीक है, जर्नल एंट्रीज की जो बुक होती है वही बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स ट्राई करते हैं कि सब्सिडरी बुक्स की हेल्प से हम रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो जो सब्सिडरी बुक्स है या जर्नल है उसी को ही क्या कहा जाता है, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स कहा जाता है। हम उसमें पहले एंट्री करेंगे, ठीक है। मान लिया कि राम ने कोई सामान खरीदा था, ठीक है। अब अगर राम ने सामान खरीदा था तो पैसे दिए होंगे, पैसे अगर दिए हैं तो वो मॉनेटरी टर्म्स में आ गए। मॉनेटरी टर्म्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में आ गई, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गई। फिर अगर राम ने सामान खरीदा था तो हमने उसको बिल बना के दिया होगा, ठीक है। अब जो बिल बनाया तो वो किस में आ गया, वाउचर्स में आ गया। वाउचर की हेल्प से अब जो दुकानदार है वो अपने अकाउंट्स बनाता है, ठीक है। अब अपने अकाउंट्स बनाएगा तो देखेगा कि मान लिया कि उस वाउचर का नंबर क्या था, 121, क्या था, 121। अब जो 121 नंबर का वाउचर है उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे की जाएगी, उन बुक्स में की जाएगी कि 121 नंबर का वाउचर हमने राम को दिया है, ठीक है। उसने जो बिल तैयार किया था वो उसकी एंट्री कहाँ पे करेगा, ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पोस्टिंग टू लेजर। अब जो लेजर है यहाँ पे हमारे सिर्फ एक राम की ही ट्रांजैक्शन तो नहीं है, बहुत सारे राम, श्याम, मोहन, जो फर्नीचर खरीदा है वो, जो हमने कैश दिया है या किसी से कैश लिया है, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड की जाएंगी। तो सबका अलग अलग रिकॉर्ड, राम का अलग रिकॉर्ड, उसने जो सामान खरीदा उसका अलग रिकॉर्ड, श्याम का अलग रिकॉर्ड, तो वो सारा किस में आएगा, लेजर में आ जाएगा। लेजर का मतलब है कि सबके अलग अलग अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आप जो भी ये एंट्री होंगी, ओरिजिनल एंट्री जो है यहाँ पे, उसको क्या करोगे, लेजर में पोस्टिंग करोगे उसकी, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री जब हम जर्नल बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं कि कोई ना कोई जो ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो इफ़ेक्ट डालती है कम से कम 2 अकाउंट्स पे, और अगर वो 2 अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो वो लेजर में प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट अकाउंट है, मान लिया राम का जो अकाउंट है वो फर्स्ट अकाउंट हो गया तो वो भी लेजर में आएगा। उसने जो सामान खरीदा, परचेज अकाउंट हो गया। उसने जो कैश दिया वो कैश अकाउंट हो गया, तो वो सारा किस में आएगा, लेजर में पोस्टिंग उसकी हो जाएगी, ठीक है। अब लेजर में जब पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब लेजर में पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब हमने यहाँ पे अकाउंट्स तो बना दिए, मान के चलते हैं कि राम ने कितने का, 1 लाख रुपए का माल खरीदा था हमसे, ठीक है, और उसने 80,000 रुपये पे कर दिए। अब हमारे पास कैश का जो बैलेंस है वो कितना आ गया, 80,000, और जो उधार का बैलेंस है राम के नाम से वो कितने का, 20,000। तो जो इनका बैलेंस है वो, उससे एक ट्रायल बैलेंस तैयार होगा कि किसका कितना बैलेंस बाकी है या किस अकाउंट से कितना बैलेंस निकल कर आया है। लेजर में हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे और उन अकाउंट से जो बैलेंस निकल के आता है उससे हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस याद रखना एक अकाउंट नहीं होता है, एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हमने तैयार कर दिया है। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है
कि कोई भी जो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं या कोई भी रिकॉर्डिंग हमने की है वो गलत तो नहीं है। ट्रायल बैलेंस में दो साइड हम लिखते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो जो डेबिट साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड के इक्वल आनी चाहिए। मान के चलते हैं कि डेबिट साइड में हमारा जो टोटल है वो 5,000 का आता है, तो हमारा जो क्रेडिट साइड है उसमें भी 5,000 ही आने चाहिए। अगर ये मिसमैच करते हैं, अगर दोनों में डिफरेंस है, तो इसका मतलब हमारी रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो इसलिए हमें अगर ये पता लगाना है कि हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो सही हुई है या नहीं हुई, या हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सही से प्रिपेयर हुए हैं या नहीं हुए, तो हमें ट्रायल बैलेंस की हेल्प लेनी चाहिए। तो यहाँ तक का जो फॉर्मेट था वो हमारा कहाँ पे बैलेंस पता चल गया, ट्रायल बैलेंस में हमें पता चल गया है कि सही है या गलत है। अब जो ट्रायल बैलेंस हमारा आया है, ठीक है, तो उससे उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि जब जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, जैसे कि कोई इंसान है और वो क्या बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, एक फैक्ट्री चाहिए। तो फैक्ट्री का जो खर्चा है वो किस में आ जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। मतलब कि प्रोडक्ट को बनाने तक का जितना भी खर्चा है या उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम है, तो वो आपकी कहाँ पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। आप कच्चा माल खरीद रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। जो जो खर्चे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, और जो आपकी इनकम है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि आपने कोई सामान खरीदा फैक्ट्री में, तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के नाम से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सामान आपने कुछ बेच दिया, ठीक है, सेल हो गई, तो जो सेल है वो कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट आया है या ग्रॉस लॉस आया है, ठीक है। हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन प्रोडक्ट के बनने के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। हमें उसको क्या करना है, कमर्शियलाइज करना है, मार्केट में लाना है। तो मार्केट में लाने के लिए हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। क्या फैक्ट्री से अपने आप ही माल वहाँ पे चला जाएगा, कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा। हमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी करना पड़ता है, हमें ऐड भी देनी होती है। क्यों, क्योंकि जनता हमारे प्रोडक्ट को कब जानेगी, जब उनके पास उस चीज़ की नॉलेज होगी। एडवर्टीजमेंट से पता चलेगा, कम्युनिकेशन से पता चलेगा, ठीक है। हमारे पास बहुत तरह के ऑफिस एक्सपेंस भी होते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो जब तक प्रोडक्ट बन रहा है तब तक तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारा खर्चा, प्रोडक्ट के बनने के बाद जब हम बाहर भेज रहे हैं उसको, ठीक है, तो वो सारा खर्चा किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वही रूल है कि जितने भी खर्चे हैं, लॉस है, वो सारे किस में आ गए, डेबिट साइड में आ गए प्रॉफिट एंड लॉस की। और जितने भी आपके इनकम्स हैं जो कि प्रोडक्ट के बनने के बाद की हैं, वो सारी किस में आ गई हैं, आपकी क्रेडिट अकाउंट में आ गई हैं, ठीक है। अब मान लिया कि हमने माल बनाया था, ठीक है, और उसका नुकसान हो गया है, वो माल चोरी हो गया है या फिर जलकर नष्ट हो गया है, खराब हो गया है। तो वो सारा नुकसान जो है वो हमारा कहाँ आएगा, माल तो बन चुका था ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आ गया। क्यों, क्योंकि एक नुकसान है, एक अगर खर्चा है तो वो आपका डेबिट होगा। अगर आपको कोई प्रॉफिट या इनकम हो रही है तो वो आपकी क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का हम जब पता लगाते हैं तो उसकी हेल्प से हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और बैलेंस शीट में हमारी 2 साइड होती हैं। बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, अकाउंट नहीं है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, एक साइड एसेट साइड होती है, दूसरी साइड लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमारी एसेट साइड होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी लायबिलिटी साइड होगी,
ठीक है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब भी हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं, अगर नेट लॉस आता है तो लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में से नेट लॉस को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर हमारा नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो ऊपर तक का हमने सारा चेक कर लिया था, ठीक है। अब हम जब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का टोटल अगर सही आता है तो इसका मतलब हमारे अब तक के सारे जो अकाउंट्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर किए गए हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा जो इसकी प्रोसेस है। तो प्रोसेस में हमने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आपकी मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को लोगे जो आपकी मॉनेटरी टर्म्स या जिनको आप मनी में माप सको, नाप सको, मेज़र कर सको। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। फिर आप अगर किसी से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाउचर्स तैयार करने पड़ेंगे। रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वाउचर्स तैयार करके आपको जर्नल अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज़ के लिए या सब्सिडरी बुक्स जो है उनको सबको क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करोगे। उसके बाद पोस्टिंग टू लेजर, लेजर में पोस्टिंग करोगे, यहाँ से जितने भी एंट्रीज़ हैं उनके अकाउंट्स यहाँ बनाओगे लेजर में। अकाउंट्स बनाने के बाद जो बैलेंस आता है वहाँ से निकल के उससे ट्रायल बैलेंस बनाओगे और मैच करोगे कि हमारे सारे अकाउंट्स सही है या गलत है। कैसे, हमारी जो ट्रायल बैलेंस है उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं। उसमें मैंने 3 चीज़ बताई है, कौन कौन सी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस शीट पहले बना दोगे, ये स्टेप वाइज स्टेप होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने तैयार कर लिया, बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा आपकी जो एसेट्स हैं और लायबिलिटी प्लस कैपिटल है वो आपके इक्वल आनी चाहिए। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बताई थी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हमारी इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सही मायने में माने जाएंगे। फिर आते हैं हमारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिस पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड है, वो है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग के बेसिस क्या है। अकाउंटिंग के 2 बेसिस है गाइस, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कि जो कैश बेसिस है वो ये कहता है कि जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें सिर्फ उसी की रिकॉर्डिंग की जाएगी जो कैश की फॉर्म में है। अगर आपने किसी से उधार माल बेचा या खरीदा है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको इनकम अगर मिल जाती है, ठीक है, तो ही आप रिकॉर्डिंग करोगे। ऐसा नहीं है कि कल मिलेगी तो आज रिकॉर्डिंग कर दी, नहीं, ठीक है। एक्सपेंस है, जब होगा तभी रिकॉर्ड किया जाएगा। खर्चा जो है जब होगा तभी रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब कैश जब हमारे हाथ में आ जाता है ना तो ही रिकॉर्डिंग करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। और जो एक्रूअल बेसिस है वो क्या है, एक्रूअल बेसिस कहता है कि कैश बेसिस के साथ साथ ही हमें क्या लेके चलना है, क्रेडिट बेसिस भी लेके चलना है, उधार की भी रिकॉर्डिंग करनी है। मान लिया एक दुकानदार है, ठीक है, वो अपने खाते बनाता है। अब खाते बनाते टाइम वो क्या करता है, सिर्फ कैश को रिकॉर्ड थोड़ी ना करेगा, जो उधार लेके गए हैं उसको भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें सही सही नेट प्रॉफिट पता चल जाता है एक्रूअल बेसिस से। और कैश बेसिस में क्या है, सिर्फ कैश का ही पता चलता है, ठीक है। तो कैश बेसिस हमारा कहाँ काम आता है, जैसे मान लिया डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, ठीक है। उनका उधार में तो कोई वो नहीं चलता कि फिर आएंगे फिर दे जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पहले वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, क्या पता बाद में बंदा ठीक हो जाए फिर ना दे पैसे। लॉयर है, लॉयर भी ऐसे ही होता है कि भाई अब हमने पैसे दिए नहीं, हमने उसका केस जिता दिया, बाद में कोई दे ना दे या हार गया वो केस, क्या पता दे ना दे। तो ये कैश बेसिस पे होते हैं। जैसे सीए है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो कैश बेसिस का यूज़ करते हैं, और जो शॉपकीपर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनमें तो क्या चलता है, एक्रूअल बेसिस ही चलता है। तो आप देख लेते हैं इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, ये सिर्फ मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, पॉइंट मैंने लिखे हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन पॉइंट्स को पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग में बताइए
कि कैश में सिर्फ किस चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, कैश ट्रांजेक्शन्स की, और एक्रूअल में कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग भी होती है। ठीक है, पता चल गया यहाँ से रिकॉर्डिंग का पॉइंट। उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम हमें कैसे करनी है, कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, जब तक हमें इनकम मिल नहीं जाती कैश में तब तक हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश मिलेगी तो ही रिकॉर्ड करेंगे। और एक्रूअल में क्या है कि अगर हमें पता है कि हमें तब इनकम मिलने वाली है, 2 दिन बाद इनकम मिलने वाली है, ठीक है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हम कैश में भी करेंगे और अगर हमें बाद में मिलने वाली है उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, तो कैश बेसिस में क्या है कि सिर्फ जब खर्चे होंगे तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे, उससे पहले या बाद में नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि खर्चे होने से पहले ही हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। हमें पता है कि ये खर्चा होने वाला है, ठीक है, तो हम उसको पहले से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे कैश बेसिस है तो वो भी हमारे इसमें आ जाएगा। उसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो कैश बेसिस में कोई अंतर नहीं है, कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक्रूअल बेसिस में हमारा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस में तो हमारा कैश मिलेगा तभी हम मानेंगे। अब आज कैश मिल गया, उसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलता रहे, ये हमारा कैपिटल बेसिस में आता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। कैश बेसिस आज मिला है तो आज में ही रिकॉर्ड होगा, जब तक बेनिफिट मिलता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्रूअल बेसिस कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का ध्यान रखता है, और अगर आज कोई खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलता रहेगा तो वो लंबे टाइम तक ही शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस किससे पता चलता है, कैश बेसिस से तो पता चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है, उधार की तो कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही उधार की तो। और एक्रूअल बेसिस में हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो कैश है, कैश के साथ साथ किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसलिए क्या है, हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा। ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है वो एक्रूअल बेसिस से ही पता चलता है। सूटेबिलिटी, तो ये जो है प्रोफेशनल्स के लिए है, जो कैश बेसिस है वो प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर, ठीक है, सीए हो गए, तो इनके लिए है जो सर्विस देते हैं किसी तरीके की। और जो एक्रूअल बेसिस है वो किस चीज़ के लिए सूटेबल है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं, बिजनेस है, उनके लिए एक्रूअल बेसिस है कि उधार पर भी हमें बिजनेस चलाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है लीगल पोजीशन, तो कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट 2013 में कोई मान्यता नहीं मिली हुई है, लेकिन एक्रूअल बेसिस को मान्यता मिली हुई है। ठीक है, अप्रूवल जो है वो किसको मिला हुआ है, एक्रूअल बेसिस को मिला हुआ है, कैश बेसिस को नहीं मिला हुआ। किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसमें किसको मिली है, कैश को नहीं मिली है, एक्रूअल को मिली है। क्यों एक्रूअल को मिली है? क्योंकि इसी से ही नेट प्रॉफिट का पता चलता है। ठीक है, तो जो टैक्स वगैरह लगेंगे वो इसके बेसिस पे लगेंगे, ना कि कैश बेसिस पे। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया है, प्रोसेस पढ़ लिया है पूरी इसकी। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था ट्रांजैक्शन को, फिर वाउचर्स बनाए थे, फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्डिंग के बाद कहाँ पोस्टिंग की थी, लेजर में पोस्टिंग की थी, लेजर से जो भी बैलेंस बचा हमारा वो उससे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमने क्या बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें 3 चीज़ें आती है, कौन कौन सी, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, और उसके बाद हमने बेसिस पढ़े हैं, कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या है कि हमारा सिर्फ कैश की जो ट्रांजैक्शन है वही रिकॉर्ड की जाएगी, अदरवाइज कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। एक्रूअल बेसिस में क्या है कि आपकी कैश के साथ साथ जो क्रेडिट हैं, जो उधार वाली ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। डिफरेंस हमने देख लिया था दोनों के बीच में कि जो रिकॉर्डिंग है कैश, इसमें सिर्फ कैश की रिकॉर्डिंग होती है, इसमें दोनों की होती है। एक्रूअल में जो है वो दोनों की रिकॉर्डिंग होती है, कैश भी और क्रेडिट भी। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, इसमें क्या था रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स में कि इनकम जब तक हाथ में आ जाती है तब रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश बेसिस। अगर बाद वाली इनकम या पहले वाली इनकम भी रिकॉर्ड हो रही है तो एक्रूअल बेसिस। ऐसे ही एक्सपेंस का है, तो एक्सपेंस में क्या है कि जब तक वो खर्चा हो नहीं जाता,
ठीक है। अगर हो जाता है तो कैश बेसिस में आ जाएगा, अगर बाद में होता है या पहले होता है तब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक्रूअल बेसिस। ठीक है। उसके बाद कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स में कैश बेसिस कोई अंतर नहीं करता, लेकिन एक्रूअल बेसिस अंतर करता है, ये दोनों को अलग अलग दिखाता है। फिर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमें किससे पता चलता है? एक्रूअल बेसिस से पता चलता है, कैश बेसिस से पता नहीं चलता। सूटेबिलिटी में क्या है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो किसको यूज़ करते हैं? कैश बेसिस को यूज़ करते हैं, और एक्रूअल बेसिस को कौन यूज़ करता है? बिजनेस पर्सन्स यूज़ करते हैं। लीगल पोजीशन, कैश बेसिस को कोई लीगल पोजीशन नहीं मिली हुई है, मतलब कि हम किसी कंपनी में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो 2013 कंपनीज एक्ट 2013 में कैश बेसिस को अप्रूवल नहीं मिली है, लेकिन एक्रूअल बेसिस को अप्रूवल मिली है। ठीक है। सो गाइज थैंक यू, आपने इतने इंटरेस्ट के साथ ये क्लास अटेंड की। थैंक यू सो मच।